welcome in second class of production engineering, okay, production process engineering. Where in the first class we already discussed the introduction about the CNC. CNC क्या होता है, उसका वर्किंग क्या होता है, किस तरह से काम करता है, एडवांटेज, एप्लीकेशन, डिसएडवांटेज, एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इन द लास्ट क्लास. ठीक है ना, हमने ऑलरेडी देख चुका है. अभी हम देख रहे हैं इन प्रेजेंट we are going to the second point of this chapter, that is 1.2 classification of CNC machines. ठीक है, in that we have a lot of criteria on the which we have classified the existing CNC machine. So one by one we go for the criteria. जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा है अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल लूप फीडबैक सिस्टम, राइट. कंट्रोल लूप फीडबैक सिस्टम. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज कंट्रोल लूप फीडबैक सिस्टम. ठीक है, फीडबैक सिस्टम आपको पता है. फीडबैक सिस्टम मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बोल रहा हूँ एक स्टूडेंट को कि तू 10 बजे वहाँ जाके उसको रिपोर्टिंग कर, ठीक है ना, तो वो गया और मैंने जिसको रिपोर्टिंग करना है उसको कॉल नहीं किया, तो मुझे पता चलेगा कि वो वहाँ 10 बजे पहुँचा कि नहीं पहुँचा, नहीं पहुँचा. ठीक है ना, तो ये एक सिस्टम हो गया. ठीक है, अभी मैंने जो रिपोर्टिंग करने वाला ऑफिसर है उसको बोल दिया कि जैसे ही ये 10 बजे वहाँ आएगा मेरे को एक मैसेज कर देना कि तुम्हारे स्टूडेंट आ गए. ठीक है, वैसे मैंने उसको बता के रखा है. तो जैसे ही तुम लोग वहाँ वो लोकेशन पे पहुँचोगे, ठीक है, तो वो मेरे को मैसेज करेगा कि आपके स्टूडेंट इतने नंबर में इतने बजे मेरे को रिपोर्ट किए. तो मेरे को समझ में आ गया कि आज ये लोग वहाँ गए हैं, राइट. तो ये दो सिस्टम में मेरे को अश्योरेंस कौन सा मिल रहा है कि मेरे स्टूडेंट पहुँचे या नहीं पहुँचे. जिस सिस्टम में मेरे को रिटर्न में इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, मैंने पहले उसको इंफॉर्मेशन दी कि मेरे स्टूडेंट आएंगे कल तुम्हारी तरफ, ये होगी मेरी फॉरवर्ड लूप सिग्नल. फॉरवर्ड बोले तो सामने से सिग्नल गया, पर फीडबैक उससे आया क्या मेरे को, नहीं ना. ये फॉरवर्ड कंट्रोल सिग्नल हो गया. फीडबैक सिग्नल कब आएगा, जब वो मेरे को रिपोर्ट करेगा, राइट. अगर उसने मेरे को रिपोर्ट नहीं किया तो ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा, वन वे. अगर उसने मेरे को रिपोर्ट किया तो यहाँ से गई, यहाँ से वापस आ गई इंफॉर्मेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम. समझ में आ गया. फीडबैक सिस्टम है मगर एक ओपन लूप है जिसमें फीडबैक नहीं आ रहा, और एक क्लोज लूप है जिसमें फीडबैक आ रहा. इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो काम सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, इसका इंफॉर्मेशन अगर आपको आ रहा है तो फीडबैक है, नहीं आ रहा है तो ओपन लूप है. जैसे मैंने बच्चों को बोला कि आपको जाके वेल्डिंग में वेल्डिंग सीखने का है, बोल दिया. अभी वो कल गए थे नहीं गए थे, वेल्डिंग किया नहीं किया, क्लास में आके वो बोला हाँ सर हम गए थे. ठीक है, उन्होंने बोल दिया हम गए थे, वेल्डिंग किए थे. अभी मेरे को अगर इसका रिपोर्ट लेना है तो किससे लूँ, सर बराबर है, उन सर से. अगर वो बोलेंगे नहीं सर नहीं आए, तुम झूठ बोल रहे हो. अगर बोले आए तो आप तुम सच बोल रहे हो, राइट. तो ये टाइम पे तुमको बताने से अच्छा मैं उनको पहले बता दूंगा कि मेरे बच्चे आएंगे 3 बजे, तुम उनको अटेंड करना, और जैसे अगर वो नहीं आते तो मेरे को फोन करना. दिस इज द क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम. मैंने उनको बताया. अगर ऐसा मैं बताऊंगा नहीं तो वो ओपन लूप हो जाएगा, फिर मेरे को बाद में फॉलो अप लेना पड़ेगा कि वो तुम गए थे कि नहीं गए. समझ में आ गया अभी. यस सर. ये मशीन में भी होता है. मशीन में क्या होता है, तुमने कमांड दी 5 mm सामने जाओ, तो वो गई, तुमको पता चला कि 5 mm गई कि नहीं गई. अगर वो 5 mm जाने के बाद वहां लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट करने वाला एक सेंसर है जो उसका डिस्टेंस मेजर कर रहा है, फिर वो डिस्टेंस अगर 5 mm है तो तुमको डिस्प्ले पे दिखाएगा. यस, अगर उसने 5 mm 5.5 mm भी आगे चली गई तो आपको दिखाएगा ये 5 mm 0.5 mm एक्स्ट्रा आगे चली गई है, राइट. इसका फायदा क्या कि वो जो आएगा सिग्नल 5 mm का फॉल्ट हो गया, 0.5 mm का फॉल्ट हो गया, वो उसको करेक्ट कर लेगा कि उसको जाना था 5 mm, 0.5 mm एक्स्ट्रा आगे चली गई तो उसको मैं पीछे खींच लूंगा. समझ में आया इसका फायदा. यानी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए ये सिस्टम है. जहां एक्यूरेसी आपको चाहिए नहीं 2 mm का कट होगा तो 2 mm का ही कट लगेगा, क्योंकि वो गिनेगा कट कितना जा रहा है. समझ में आया. वहां रह गए सेंसर्स. तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ. देखो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ लिखा है, ठीक है. डे टू डे लैंग्वेज में जैसा था वैसे यहाँ है. जैसे सबसे पहले कंट्रोल यूनिट जो ड्राइवर को सिग्नल देगा कि तेरे को क्या करने का है, फिर मोटर उसके हिसाब से काम करेगी. पर ये कंट्रोल यूनिट को नहीं पता कि मोटर ने मैंने जो सिग्नल दिया वैसे ही काम किया कि नहीं किया. तो अपन क्या करते हैं, मोटर से फीडबैक लेते हैं, कंट्रोल यूनिट को देते हैं. कंट्रोल यूनिट ने बोला 5 mm ये मोटर को घुमाना है. मोटर है तो मान लो 1000 RPM पे घुमाने का है मोटर, ठीक है, 1000 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट.
तो मोटार ने बोला, इसने बोला, कंट्रोल यूनिट ने ड्राइवर को बोला कि इसको तू इतना पावर दे, इतना ही इलेक्ट्रिसिटी दे कि वो 1000 आरपीएम पे रोटेशन हो। तो अभी ये 1000 आरपीएम में रोटेट हुई कि नहीं हुई, ये कौन सा सेंसर काउंट करेगा? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर के अपने पास सेंसर रहते हैं, तो उसकी स्पीड आरपीएम काउंट करेंगे। आरपीएम काउंट करने के बाद उसका जो भी आरपीएम रहेगा वो कौन किसको जाएगा? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये कंपेयर करेगा। मैंने बोला 1000, ये घूम रही है 1000, इट्स ओके। मैंने बोला 1000, ये घूम रही है 900, मतलब मेरे को और थोड़ा करंट बढ़ाना पड़ेगा ताकि 1000 तक वो ऊपर आ सके। समझ में आया? यस। दिस इज द क्लोज लूप एंड ओपन लूप फीडबैक सिस्टम। ओपन लूप फीडबैक सिस्टम में, टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम में नो फीडबैक, कोई भी फीडबैक नहीं रहता। ठीक है आपको? ठीक है, ये आपको लिखना है। अगर उसने पूछा एक्सप्लेन द ओपन लूप, क्लोज लूप एंड गिव द डिफरेंस बिटवीन देम, तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द कॉमन बेसिक क्या है? एक तो फीडबैक होगा या फीडबैक नहीं होगा। ठीक है? हाँ, यहाँ फीडबैक सिस्टम नहीं होता है यदि आपने मशीन को कोई कमांड दी है तो वह सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसको चेक करने का कोई भी सिस्टम नहीं होता। जबकि इसका एग्जांपल है सीएनसी ड्रिलिंग मशीन, ट्रैफिक लाइट, वॉशिंग मशीन, टीवी रिमोट। ठीक है, जैसे टीवी रिमोट में तुमने बोला इसमें अभी स्टार बोल्ट लगाने का, तुमने बटन दबाई और वहां कोई बंदा लग गया, तो टीवी से आवाज आती है कि नहीं भाई स्टार बोल्ट नहीं लगा, ये लगा, ऐसा आवाज आती है टीवी से? नहीं, बराबर है। तो जो तुम दबाओगे तो वही दिखेगा, भले वो अभी वो लगे कि नहीं लगे। तो ये वन वे है, ठीक है ना। अगर टीवी से आवाज आ रही कि नहीं तुमने स्टार बोल्ट बोला था, इससे बंदा लगा दिया, तो ये क्या हो गया? क्लोज लूप हो गया। समझ में आया? और ये वन वे सिग्नल वॉशिंग मशीन में वही रहता है, टीवी रिमोट्स में भी रहता है, ट्रैफिक लाइट्स में भी वही रहता है। अभी ट्रैफिक लाइट ये नहीं समझती कि इसने सिग्नल क्रॉस किया कि नहीं किया, वो अपना ग्रीन रेड येलो अपने टाइम पे लगा देती है। अगर कोई बीच में आ गया, उसका एक्सीडेंट भी हो गया, तो भी वो रेड सिग्नल लगाती है क्या? नहीं लगा, बराबर है ना। वो अपना टाइम से चलती रहती है, इसलिए वो वन वे है। तुम अब उसके हिसाब से चलो, वो तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करेगी। ठीक है, तो सीएनसी ड्रिलिंग मशीन भी वही रहता है। सीएनसी ड्रिलिंग मशीन अपन दे दिया कि इधर जाने का है तो वो कर लेंगे, सिंपल वाली जो रहती है उसको। ठीक है, हाँ, तो ये डिफरेंस है क्लोज लूप टाइप सीएनसी मशीन जिसमें फीडबैक रहेगा। ठीक है, क्लोज लूप में फीडबैक रहेगा, ओपन लूप में फीडबैक नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ फीडबैक सिस्टम होता है। आपने अगर मशीन को कोई कमांड दिया है तो वो उस कमांड के हिसाब से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो चेक करने के लिए यहाँ सिस्टम होता है। ओके, एंड एग्जांपल सीएनसी lathe मशीन, सीएनसी मिलिंग मशीन, ठीक है, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर, ये तो तुमने देखा होगा। घर में अगर तुमने 23 डिग्री टेम्परेचर सेट करके रखा है और अभी टेम्परेचर मान लो तुम्हारा 23 डिग्री सेट है, तुमने दरवाजा खोल दिया बाहर से, तो अभी टेम्परेचर 25 हो गया। 25 होने के बाद 25 ही रखता है कि 30 लाके फिर से चालू हो जाता है रेफ्रिजरेटर है तुम्हारा, ये जो भी एसी है, क्योंकि वो सेंस करता है टेम्परेचर। इसमें दरवाजा खोला, हॉट एयर अंदर आ गई, 23 का टेम्परेचर 25 हो गया, उसको सेंस कर लिया, 2 डिग्री फिर से डाउन करने का है, तो फिर आपका एसी फिर से चालू हो जाता है। जब तक 2 डिग्री डाउन नहीं होता तब तक वो चालू रहता है। जब 2 डिग्री डाउन हो गया, 23 आ गया, तो फिर वो अपना एसी या जो उसका जो भी रहेगा कंप्रेसर वो काम करना बंद कर देता है। समझ में आया? ये रहता है क्लोज लूप। ओके, समझ में आया अच्छे से? यस सर। ओपन लूप, व्हाट इज क्लोज लूप? ओके, नेक्स्ट ये हो गया वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कि आपके मशीन में किस तरह का कंट्रोल सिस्टम होता है। है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम किस तरह से है। उसके बाद सेकंड टाइप आ गया आपका अकॉर्डिंग टू द टूल मोशन कंट्रोल, यानी आप जो टूल से काम करवा रहे हो, कटिंग कर रहे हो, ड्रिलिंग कर रहे हो, चापरिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसका मोशन कैसा है, यानी वो टेढ़ा जा रहा है, सीधा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तिरपा जा, कैसे जा रहा है, समझ में आया? हाउ इट ट्रैवल, उसके ऊपर से। अभी वो कैसा है देखो, सीएनसी मशीन 3 तरह के मोशन करवाती है अपने टूल से। ठीक है, एक पॉइंट टू पॉइंट, ये पॉइंट हो गया ड्रिलिंग, वो पॉइंट पे जाओ, सीधा वो पॉइंट पे जाएंगे, उसको बीच से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, दूसरा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा, यहाँ से एंड फेसिंग करेगा, उसके बाद टर्निंग करेगा, फिर से फेसिंग करेगा, फिर से टर्निंग करेगा, यानी कैसे जा रहे हैं, सीधी लाइन में जा रहे हैं। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल हो रहा है, यहाँ पॉइंट से ये पॉइंट, और यहाँ आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल देखो, ये यहाँ 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 यहाँ, यानी वो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ। समझ में आया? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो रहा है, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओके ना, कैसे भी, मगर स्ट्रेट लाइन में, यहाँ सीधा एक पॉइंट से उठा दूसरा पॉइंट पे गया, यानी कोऑर्डिनेट्स पे ट्रैवल करेगा। यहाँ कोऑर्डिनेट्स नहीं, यहाँ लाइन पे ट्रैवल करेगा, और यहाँ रहेगा कैसा, कंटिन्यूअस पाथ, यानी वहाँ कोऑर्डिनेट्स और आपका ये जो है ना स्ट्रेट लाइन, इनका कॉम्बिनेशन बोले तो भी चलेगा। यानी देखो, जब कर्व सरफेस है तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है क्या, नहीं, कर्व सरफेस पे जा रहा है, और इस पॉइंट से उसने ये पॉइंट ट्रैवल किया, और ट्रैवल करते समय उसने एक अलग ही प्रोफाइल बना दिया। ठीक है, तो
इसको बोलेंगे अपन कंटिन्यूअस पाथ, ठीक है। ये मिलिंग में आता है, मिलिंग मशीन में आता है, लेथ मशीन में आता है, ड्रिलिंग मशीन में आता है, समझ में आ गया। इसलिए यहाँ ड्रिलिंग लिखा है, टर्निंग लिखा है और मिलिंग लिखा है, तीनों के तीन एग्जांपल है। ओके, सो पॉइंट टू पॉइंट भी आपका टूल ट्रैवल होगा, एक सीधी लाइन में भी ट्रैवल होगा और एक पाथ में भी ट्रैवल होगा। वो पाथ फिर जिगजैग हो सकता है, कर्व्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका भी आपको पूछा जाएगा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको होता है, बना दे, समझो पहले इस बात को, रटने का नहीं है, समझ में आया तो अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, टूल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट एंड नो मशीनिंग बिटवीन दिस पॉइंट। समझ में आया, ए पे गड्ढा किया, बी पे गया गड्ढा किया, ए और बी के बीच में कहीं कुछ किया क्या उसने, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ओके, एंड एग्जांपल क्या है, सीएनसी ड्रिलिंग मशीन। सेकंड, स्ट्रेट लाइन कंट्रोल सिस्टम, टूल को स्ट्रेट लाइन पे कंट्रोल करेंगे। जैसे टूल मूव अलोंग द वन ऑफ द एक्सिस, कोई एक एक्सिस पे ट्रैवल करेंगे, एक्स वाई जेड कोई भी एक एक्सिस हो सकती है। मशीनिंग डन बिटवीन द पॉइंट्स, और वो दो पॉइंट के बीच में मशीनिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ए टू बी गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये जेड एक्सिस है इस स्पिंडल में। अगर ए टू बी गया जेड एक्सिस पे, तो ए से बी जाते समय उसने पूरा फेसिंग कर दिया इसका, यानी पॉइंट ए टू बी जब जा रहा है तो उसके दौरान पूरा मशीनिंग का काम करते हुए जा रहा है। यहाँ मशीनिंग का काम हुआ क्या इन दोनों के बीच में, इस इतने पोर्शन में नहीं हुआ, इधर हुआ, देखो समझ में आया। तो यहाँ पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल होता है, मगर होते समय वहाँ दोनों पॉइंट के बीच में मशीनिंग होती है, यानी कोई कटिंग का काम होगा, फेसिंग का, जो भी काम उसका करेंगे वो होगा, ठीक है। तो ये टू मूव अलोंग द वन ऑफ द एनी एक्सिस एक्स वाई जेड, कोई भी एक एक्सिस पे ट्रैवल करेंगे छोड़ो, और दूसरा वो जब ट्रैवल करेंगी तो दोनों के बीच में मशीनिंग का काम करेंगे, मटेरियल निकालेंगी उसका, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या है, सीएनसी लेथ मशीन, बोला था मैंने, कल देखे तुमने लेथ मशीन, यस सर, बस वही। उसके बाद कंटिन्यूअस पाथ कंट्रोल सिस्टम, कंटिन्यूअस पाथ कंट्रोल सिस्टम बोले तो पाथ जहां भी जा रहा है, टेढ़ा टेढ़ा जिगजैग ऊपर नीचे, तो उसको कंटिन्यूअस फॉलो करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस पाथ कंट्रोल मशीन वो कहाँ होती है, बड़े बड़े काम जो होते हैं मिलिंग मशीन के, जो नंबर ऑफ एक्सिस ज्यादा रहते हैं उसमें यूज होता है। जैसे इसमें लिखा गया है कि टूल मूव अलोंग द मेनी एक्सिस साइमल्टेनियसली, एक्स वाई जेड, ऐसा नहीं होता कि एक्स पे ही चलेंगी, वाई पे ही चलेंगी, जेड पे चलेंगी, कभी एक्स वाई जेड ऐसा ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। समझ में आया कि साइमल्टेनियसली वो दोनों एक्सिस पे भी काम कर सकती है, ठीक है। जब आपका कटिंग का ये टूल है, ठीक है, मान लो मेरा हार्ट है, ठीक है ना, हार्ट में अभी मेरे को सर्जरी करना है और सीएनसी मशीन द्वारा मैं सर्जरी कर रहा हूँ, तो हार्ट ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ऐसे चलेगा ना, तो फाड़ देगी मेरा हार्ट। तो उसको बिल्कुल ऐसा 360 मूवमेंट आना चाहिए, तो उसको अंदर से सुई डालनी है तो ऐसे आना चाहिए। तो ऐसा कोई यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, किसी भी एक्सिस में जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या कर सकती है, उसके रोटेशनल एक्सिस में भी जाती है। रोटेशनल एक्सिस बोल तो ये एक्स एक्सिस पे वो घुमाने वाला, वाई एक्सिस पे घूमने वाला, जैसे यहाँ से यहाँ जाना है तो ये एक्स एक्सिस होगी, तो ये एक्स एक्सिस पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है आपकी टूल। ये हो गया आपका मान लो जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस में यहाँ से यहाँ जाते समय यहाँ भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ए बी सी इसके तीन रोटेशनल एक्सिस है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पकड़ ले तो उसके डायरेक्शन 6 हो जाते हैं। साथ में ये तीन ट्रांसवर्स एक्सिस, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पकड़ ले ऊपर नीचे जाने का तो उसके 6 होते हैं, 12 डायरेक्शन में मूव हो सकती है, 12 डायरेक्शन। बहुत ही अगर कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है तो अपन इधर जाते हैं जहाँ आपको इतने एक्सिस का काम पड़ता है, 4 से 5, समझ में आया। तो ये तीन तरह से, उसका एग्जांपल क्या है, सीएनसी मिलिंग मशीन लिखा है वहाँ, ओके। तो ये बराबर दिमाग में गांठ मारो, आपका टूल कैसे जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसका कंट्रोल मशीन में कैसा है, पॉइंट टू पॉइंट, स्ट्रेट लाइन या कंटिन्यूअस पाथ, उसके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन है। पॉइंट टू पॉइंट में एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, स्ट्रेट लाइन में एक्स वाई जेड में किसी भी एक्सिस में, ठीक है, और कंटिन्यूअस पाथ में एक्स वाई जेड के साथ रोटेशनल एक्सिस भी उसमें आते हैं और साइमल्टेनियसली होते हैं। यहाँ किसी एक ही एक्सिस पे काम करेगा, यहाँ बहुत सारे एक्सिस पे काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द टूल मोशन कंट्रोल, ओके। एक सीएनसी मशीन में वो चीजें हो सकती है, एक तो पहले मैंने बोला था वो ओपन लूप या क्लोज लूप भी हो सकती है। मान लो अपन ने क्लोज लूप, एक लास्ट में तुमको बराबर सभी क्लासिफिकेशन का एग्जांपल बताऊंगा जो सभी में आ जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू टूल प्रोग्रामिंग सिस्टम, टूल प्रोग्रामिंग सिस्टम, यानी तुम्हारा टूल जो ट्रैवल अभी हो रहा है वो तुमने कैसी कमांड दी है उसको ट्रैवल करने के लिए, वो एक सिस्टम उसमें आता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है।
देखो अपने को एग्जाम में काम में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक है कौन सा है, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग एब्सोल्यूट सिस्टम, प्रोग्रामिंग सिस्टम, और दूसरा कौन सा है, इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा। देखो एब्सोल्यूट क्या होता है कि अगर ये जीरो पोजीशन है और तुमको पॉइंट 1 पे जाने का है तो जो भी डिस्टेंस होगा कहां से काउंट होंगे, जीरो पोजीशन से, यानी ये रेफरेंस पॉइंट से ही काउंट होंगे। अभी मैं एक पॉइंट पे आया, ये पॉइंट पे 1 पॉइंट का डिस्टेंस ऊपर कितना है 20, हॉरिजॉन्टल कितना है 20, तो x एंड y 20 पॉजिटिव, तो बराबर वहां जाएगा। ठीक है, अभी मेरे को सेकंड पॉइंट पे जाने का है। सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 50, यहां से भी 50 और वहां से भी 50। कहां से काउंट किए तुमने, जीरो से। ठीक है, तो मेरे को अभी क्या डालना पड़ेगा, x एंड y 50। 1 पॉइंट से कहां ट्रैवल करेगा, 2 पॉइंट, जब वो सेकंड लाइन एग्जीक्यूट करेगा ऐसा। तो देखो P1 का 20 P2 का 50, ये तुमको देना पड़ेगा। इसी को ही पार्ट प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ये अगर तुमको आ गया तो आधा तुमको आ गया पार्ट प्रोग्रामिंग करना, कि तुमको कहां से कहां ट्रैवल करना है, ये दिमाग में रखो। इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग क्या होती है कि यहाँ जीरो से काउंट नहीं होता। तुमने अभी ये पोजीशन क्या होना, तो ये पोजीशन पे जाने का है, तो तुम काउंट कहां से करोगे, 20 से। हाँ 20 से। समझ में आया? दिस इज इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। इंक्रीमेंटल मतलब 20 में 30 डाले, 50 नहीं, 50 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 50 70 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये दो प्रोग्रामिंग में से कोई भी एक प्रोग्रामिंग अपन चुनते हैं करते समय। ठीक है, मैक्सिमम अपन इस पे काम करते हैं क्योंकि इसमें कोई लफड़ा नहीं रहता। हमेशा जीरो से अपन काउंट कर रहे हैं तो तुरंत अपने को कैलकुलेशन हो जाती है। इसमें काउंट करना पड़े तो अपने को क्या करना पड़ेगा, हमेशा वो माइनस करते हुए जाना पड़ेगा कि अभी 20 से मेरे को 50 पॉइंट पे जाने का है, ऑलरेडी 20 पे हूँ, 50 माइनस 20 30, यानी मेरे को 30 डालना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो ये इसका भी अपना यूज है, वो कहाँ होता है मैं बताता। पर दोनों प्रोग्रामिंग समझ में आ गई? यस सर। कि कभी जीरो से अगर आप रेफरेंस पॉइंट पे जा रहे हो, काउंट कर रहे हो सभी, तो एब्सोल्यूट, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो से सब काउंट हो रहा है। और इंक्रीमेंटल बोले तो जो तुम्हारा प्रीवियस पॉइंट है उससे तुमको आगे जाना है। फिर थर्ड पॉइंट पे जाना पड़ेगा, तो अपन कहां से काउंट करेंगे, सेकंड पॉइंट से। 50 प्लस जो भी है 30 में, अगर मान लो मेरे को अभी 70 पे जाने का है, तो मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा अभी, 20 समझ में आ गया? तो 20 ऐड करेंगे तो 70 पे जाएगा। हाँ, कोऑर्डिनेट मेजर फ्रॉम अ 0 पॉइंट है, ये डिफरेंस पूछता है दोनों के बीच का 4 मार्क के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। ये डायग्राम एक पॉइंट हो गया, डायग्राम निकालना। दूसरा पॉइंट ये लिखेगा कि कोऑर्डिनेट्स मेजर फ्रॉम अ 0 पॉइंट, और यहाँ कोऑर्डिनेट्स मेजर फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट। ठीक है, यहाँ लिखा है इट इज इजी टू चेक एंड करेक्ट द प्रोग्राम। बराबर है, सिंपल है, तुरंत से 0 से काउंट कर लो, चेक कर लो बराबर के लिए। पर इधर है क्या वैसा, इट इज डिफिकल्ट टू चेक एंड करेक्ट द प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद G90 is the code used for the absolute program. ठीक है, और वहाँ क्या बोला है, G91 is the code used for the, सॉरी वहाँ absolute आ गया, यहाँ incremental programming चाहिए। ठीक है, ये करेक्ट कर लेंगे, यहाँ incremental programming। अभी क्या है कि एक ही मशीन है, एक मशीन इसमें भी काम कर सकती है, इसमें भी काम कर सकती है, पर तुमको बताना पड़ेगा मशीन को कि तेरे कौन से सिस्टम पे काम करने का है। अगर तुमने G90 को मशीन को दिया तो वो क्या बोलेगा, मेरे को absolute पे काम करना है। अगर तुमने G91 दे दिया तो वो क्या बोलेंगे, मेरे को incremental का। उसको तुम्हारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसको ये कोड समझ में आता है, और ये कोड अपने को क्या करना पड़ता, रिमेंबर करना पड़ता एग्जाम में। ठीक है, धीरे धीरे बताऊंगा मैं कैसे कोड रिमेंबर। और इसका एग्जांपल क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेन प्रोग्राम ऑफ ऑल टाइप ऑफ द पाथ मोशन सिस्टम। यानी जो तुम्हारा मेन प्रोग्राम रहता है, मेन प्रोग्राम बोले तो सबसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट बनाने का, तो उसका जो मेन प्रोग्राम है ऑब्जेक्ट का, वो इससे बनाते हैं। तो इसमें क्या बनाते हैं, इसमें क्या बनाते हैं, इट इज सब प्रोग्राम ऑफ मेन प्रोग्राम। अगर इस मेन प्रोग्राम में कोई प्रोग्राम रिपीट हो रहा है 10 बार, तो अपन उसको 10 बार नहीं बोलेंगे, तो एक सब प्रोग्राम बना के रख देंगे और उसको सब प्रोग्राम को मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे। एक कोड डालेंगे, वो सब प्रोग्राम तुरंत आ जाएगा। तो सब प्रोग्राम थोड़ा लंबा है, मेन प्रोग्राम में अगर सब प्रोग्राम लिखेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो अपन क्या करेंगे, एक सब प्रोग्राम बना के रख देंगे और मेन प्रोग्राम की लेंथ कम कर देंगे। एक कोड डालेंगे, वो सब प्रोग्राम इसमें आ जाएंगे। जब सब प्रोग्राम इसमें आ जाएंगे तब अपने को एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट नहीं, एब्सोल्यूट में नहीं चल सकते, अपन इंक्रीमेंट में चलते हैं। वो क्यों, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ये समझ लो कि सब प्रोग्राम में ही अपन इसको यूज करेंगे, इंक्रीमेंटल सिस्टम, और मेन प्रोग्राम को एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में अगर कोई प्रोग्राम है, सब प्रोग्राम या कैडेंट साइकिल मतलब रिपीटेड साइकिल, ठीक है, और सब प्रोग्राम, तो इसमें जाएंगे। ओके, तो ये जब प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज सब प्रोग्राम, व्हाट इज मेन प्रोग्राम, तो कब उसको बुलाते हैं। हाँ,
और उसके बाद अपन डी पे आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एक्सिस कंट्रोल। आपके मशीन में कितने एक्सिस को कंट्रोल करने की क्षमता है उसके हिसाब से सीएनसी क्लासिफाइड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो राइट हैंड लिवर हो सकता है ऐसा लो 90 डिग्री सभी तीन एक्सिस पे 90 डिग्री आनी चाहिए ऐसा, ठीक है। ऐसा सिंपल बस, आगे 90 डिग्री ये भी 90 में है, इसके साथ ये भी 90 में, ठीक है ओके। अभी इसको क्या करने का, ऐसा रखो, ठीक है जैसा उसने रखा है ओके। अभी ये जो है x y z आपका उंगली जो है ना अंगूठा उसको x मान लेगा, उसका बाजू का y और मिडिल फिंगर z, ठीक है x y z। तो ये z वाला जो है ना उसको स्पिंडल के साथ पैरेलल रखने का। देखो ये स्पिंडल है, स्पिंडल जहाँ टूल लगने वाला है, ठीक है ना, जहाँ टूल आएगा या वर्क पीस आएगा जो भी आएगा, घूमने वाली चीज जो रहेंगी स्पिंडल, आइदर वर्क पीस रहेंगे या टूल रहेगा, उसके साथ इसको पैरेलल रखा हुआ, ठीक है। ये देखो वर्टिकल, ठीक है। अभी इसको पैरेलल रखूंगा, ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगी x, बाहर निकलने वाली पॉजिटिव और अंदर आने वाली नेगेटिव। ये होगी y, यहाँ से बाहर जाने वाली y पॉजिटिव, अंदर आने वाली नेगेटिव। ये होगी z, z से ऊपर आने वाली पॉजिटिव, नीचे जाने वाली नेगेटिव। तो आपको आपका टूल कहाँ मूव करवाना है उसके हिसाब से x y के कोऑर्डिनेशन देने पड़ेंगे। मशीन चेंज हो सकती है कंपनी टू कंपनी, आप जब चेंज करोगे तो हर मशीन चेंज होती है उसका x y z। तो ध्यान कैसे रखने का, इसको y ये जो है z उसको स्पिंडल के साथ मैच करवाना है। जैसे इसको अपन किसी का स्पिंडल ऐसा होता है, किसी का स्पिंडल ऐसा होता है, किसी का स्पिंडल टेढ़ा होता है, जो भी हो सकता है। मान लो अभी वर्टिकल स्पिंडल है, अभी हॉरिजॉन्टल स्पिंडल अगर मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे लेथ मशीन में होता है हॉरिजॉन्टल स्पिंडल, तो उसमें मेरे को अगर इसको मैच करवाना तो मैं कैसे करूँगा, बराबर है, इसको हॉरिजॉन्टल लेके आऊंगा। तो इसका जो टूल मेरे को ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रैवल करवाना है, z में हो गया, इधर निकलेगा तो पॉजिटिव, इधर जाएगा तो नेगेटिव। यहाँ कौन सा हो गया y, यहाँ कौन सा हो गया x, x y z। समझ में आया? यस। ये बहुत शॉर्टकट तरीका है समझने के लिए, नहीं तो x y z का कॉम्बिनेशन ही समझ में नहीं आता बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से। और दूसरी बात, ये तो हो गई आपकी डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन है x y z 3D में, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के डायरेक्शन हो गई 6। उसके साथ मैंने और 6 डायरेक्शन बोली, कौन सी, x के अबाउट घूमने वाली क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, y के अबाउट घूमने वाली क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो a b c है, a b c, x a, ये b और ये c। तो a पे आपको रोटेट करवाना है तो आपका टूल ऐसे घूमेगा, क्लॉक एंटी क्लॉक ऐसा। समझ में आ गया? टोटल 12 डायरेक्शन में अपना टूल चल सकता है, ठीक है। इतना आपने को नहीं लगता, मगर अपन 4 या 5 एक्सिस पे काम करवाते, 6 एक्सिस तो लेके नहीं चलते, ठीक है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं चलता। तो ये समझ लो, अभी ये मैंने अभी बताया, जैसे इसको लगाएंगे ये z, तो ये होगा इसका z एक्सिस, ठीक है। अगर आपका टूल ऊपर गया पॉजिटिव, नीचे आया नेगेटिव, ठीक है। अगर मेरा टूल ऊपर लेके जाना है, प्लस नहीं बोलेगा अपन, z 10 mm, z 10 mm मतलब क्या हो गया, z डायरेक्शन में ऊपर जाएगा। अभी मेरे को नीचे लेके आने का है, तो z -10 mm, तो 10 mm नीचे। समझ में आया? ये हो गया। अभी मेरे को मान लो ये अब मेरा टूल जो है इधर उधर ट्रैवल करवाना है, इधर उधर, ठीक है। अभी तो यहाँ y लिख के है, मान लो y लिख के नहीं होता तो कैसे पहचानते तुम लोग, यही अपने हाथ से लगाओ इसको ऐसा, ठीक है। ये हो गया z, अंदर जाएगा इधर, ये हो गया इधर का x, और ये हो गया अंदर जाने वाला y, ठीक है। इसके उधर वो लिखा है y। पॉजिटिव बोलेंगे तो उधर जाएगा, नेगेटिव बोलेंगे तो इधर आएगा, क्योंकि अपना हाथ ऐसा है। अभी ये हो गया x, ठीक है, यानी ऐसा अगर आपको ट्रैवल करवाना है ऐसा, ठीक है, ये देखो x, हाँ, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इधर देखो बराबर, पॉजिटिव इधर, पॉजिटिव इधर जाएगा, नेगेटिव कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। अभी समझ में आया बराबर? ये बस शॉर्टकट दिमाग में रखना। फिर ये तुमको समझ में आ गया तो तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिए एक बार, तो मेरे को टूल कैसे मूव करवाना है सीएनसी प्रोग्राम पे तुम मास्टर बन गए। यही है एक सीखने लायक कि हमको टूल वर्कपीस के ऊपर कैसे मूव और कौन से कोऑर्डिनेट पे लेके चलने का है। ये तुमने निकाल दिया पेपर में तो तुमको 6-8 मार्क का जो न्यूमेरिकल रहता है या तुम इंडस्ट्री में बिल्कुल मार्क कर दोगे, वही रहता है। बच्चों को प्रोग्रामिंग करना, टूल मिलाना नहीं आता कि इसके ऊपर कैसे लेके चले,
ये अगर तुमको समझ में आएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस माइनस तो हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ कोई नहीं पढ़ाएगा आगे तुमको कि कैसे सारा प्लस ही क्यों गया, माइनस ही क्यों गया, जेड पे क्यों गया, एक्स पे क्यों गया, ये रहता है। स्पिंडल देखने का मशीन का, ये इसको पैरेलल रखा देने का, बाकी बराबर अपने आप एक्स वाई जेड निकल जाएगा। ऊपर 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 पॉजिटिव, इधर इधर इधर, ये जो ओरिजिन है उसके अंदर जाएगा तो नेगेटिव। बस हो गया। तो हमने दो तरह की यहाँ नंबर ऑफ एक्सिस देखी है, जिसमें 2 और 3 एक्सिस कंट्रोल सिस्टम एक है, और दूसरा 4 और 5 एक्सिस कंट्रोल सिस्टम। 2 3 को कंबाइन करके 4 और 5 को कंबाइन करके, ठीक है। 2 3 जो एक्सिस है कंट्रोल सिस्टम है, उसमें क्या रहता है, एक्स वाई जेड ओनली ट्रांसवर्स एक्सिस आर कंट्रोल। एक तो एक्स में, वाई में या जेड में, बस, ठीक है। देयर इज नो रोटेशनल एक्सिस। अब इधर क्या है, एक्स वाई जेड ट्रांसफर एक्सिस के साथ ए बी सी रोटेशनल एक्सिस है, तभी जाके उसको 4 और 5 एक्सिस बोला गया है, समझ में आया। उसके बाद एग्जांपल क्या है, सीएनसी लेथ मशीन, सीएनसी टर्निंग मशीन, सीएनसी मिलिंग मशीन, ठीक है। लेथ मिलिंग एंड टर्निंग ये सब इसमें रहेगा ड्रिलिंग का, तो ये आपके एक्सिस में रहेगा। तो उसमें क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स 3D सीएनसी मशीन या मेडिकल सर्जरी मशीन, ठीक है। हार्ट वार्ट जो सर्जरी करेंगे वो वाली, ये 3D वाली मशीन पूरी किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है ना, ऐसा ऐसा कैसे भी चल सकती हो, तो इसलिए ऐसा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा, जब कुंभार जो मटका बनाता है ना, उसको क्या बोलते हैं कुंभार, मटका बनाने वाले को पॉटरी, जो भी है, ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जब बर्तन बनाता है तो उसके डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इमेजिन कर सकते हैं क्या, कभी ऊपर जा रहा है, कभी टेढ़ा जा रहा है, कभी अंदर जा रहा है, कभी ऐसा जा रहा है, ऐसा उसका रहता है। वो हमेशा ऐसा खड़ा, हॉरिजॉन्टल, अंदर ऐसा घुमाता है क्या हाथ को, नहीं, वो बराबर उसको अकॉर्डिंग टू द शेप घुमाता है, तो वही हो जाता है कॉम्प्लेक्स 3D सीएस। वहां तुम इमेजिन नहीं कर सकती, वो एक साइमल्टेनियसली एक्स वाई जेड तीनों के डायरेक्शन में वो चलते रहता है, ठीक है। ऐसा कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एक्सिस दैट वी हैव टू कंट्रोल, यहां 2 और 3 एक्सिस कंट्रोल मशीन सिस्टम एक है और 4 और 5 कंट्रोल सिस्टम, ये आपको लिखना है। क्लासिफिकेशन पूछा तो ए, हां, बी उसके टाइप, सी उसके टाइप, ये सिंपल वाला आंसर है 4 मार्क का। अगर उसमें भी उसने बोला कि व्यू द डिफरेंस बिटवीन एनीवन, तो आपको डिफरेंस देते आना भी चाहिए, इसलिए मैंने ये पॉइंट छोड़ा है यहाँ, ये डायग्राम, ये पॉइंट, ये लिख के आपको 4 कम से कम 4 5 6 पॉइंट आपको लिखना है। 4 मार्क का है तो 2 मार्क का है तो 4 पॉइंट, 6 मार्क 4 मार्क का है तो 6 पॉइंट, ये लिख के आपको एक्सप्लेन करवाना है। इसलिए आप समझो, इसको समझ में आता आप अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी इसके बाद अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, कि भैया ये सीएनसी मशीन का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। ये सीएनसी मशीन कहाँ यूज होती है, उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन हो सकती है। जहां भी मशीन है उसको सीएनसी जोड़ दिया तो सीएनसी मशीन बन जाती है, ठीक है। मैंने फिलहाल मैंने 3 ही मशीन यहाँ ली है। सबसे पहले कौन सी है, सीएनसी लेथ मशीन जो अपने पास है, ठीक है। दूसरी, हाँ, इसका प्राइमरी वर्क क्या है, घूमने वाली चीजों के ऊपर काम करना, जो रॉड वॉड रहते हैं ना उसके ऊपर काम करना, जो घूम सकती है, जिनके पेरिफेरी पे काम करना है। उसमें बेसिक ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं अपन, वो आपको पूछेगा, फेसिंग, टर्निंग, ग्रूविंग, थ्रेडिंग, कटिंग, बोरिंग, पार्टिंग ऑफ, ठीक है। ये सब मैं आपको एक एक डिटेल में बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल सीएनसी मिलिंग मशीन, ठीक है, सेकंड नंबर पे सीएनसी मिलिंग मशीन की रहता है, देखो इसका स्पिंडल हॉरिजॉन्टल है, इसका स्पिंडल वर्टिकल है, तो एक्स वाई के पोजीशन चेंज हो जाते हैं। प्राइमरी वर्क क्या है इसका, कटिंग Cutting एंड and shaping। शेपिंग। बाकी उसके बेसिक ऑपरेशन फेसिंग मिलिंग, एंड मिलिंग, स्लॉटिंग मिलिंग, काउंटर मिलिंग, चाम्फरिंग, ये सब काम वो करती है। और ड्रिलिंग मशीन सीएनसी, सॉरी यहाँ मिलिंग लिखा है, ये ड्रिलिंग चाहिए, मिस्टेक होगी, ये होगी ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन का काम क्या रहता है, प्राइमरी वर्क ड्रिलिंग करना, ठीक है। और बेसिक ऑपरेशन ड्रिलिंग रहता है, रीलिंग रहता है, टैपिंग रहता है, काउंटर बोरिंग रहता है, काउंटर सीलिंग रहता है, ठीक है। ये एक एक जो ऑपरेशन है उसको सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फेसिंग, सीएनसी लेथ में फेसिंग बोले तो क्या रहती है, जो मान लो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ओके। इसको मैंने चक में लगा दिया, चक में लगा दिया, ठीक है। अभी ये घूम रहा है, ठीक है। ये होगी अपनी कौन सी डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ठीक है। जेड डायरेक्शन में आपको कमांड नहीं पड़ती कोई, इसमें एक्स और वाई की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। जेड डायरेक्शन ये घूम रहा है, यहाँ से मैंने टूल लगाया और घूमते घूमते मैंने इसको पहले इसको क्लीन किया, क्या किया, इसको क्लीन किया, यानी इसको बिल्कुल चमका दिया टूल लगा के, ठीक है। ऐसा ऐसा लगा के इसका मटेरियल निकाल दिया धीरे धीरे। तो इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, फेसिंग, फेस चमका दिया, ठीक है। अभी ये घूम रहा है, इसको थोड़ा डायमीटर कम करने का है,
तो घूमते 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 उसने मटेरियल निकाल दिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको टर्निंग। टर्निंग, क्या बोलेंगे, टर्निंग, समझ में आ गया। उसके बाद ग्रूविंग, ग्रूविंग मतलब अगर इसके अंदर मेरे को एक हल्का सा ऐसा ये करने का है, स्लॉट छोटा स्लॉट छोटा करने का, तो मैं क्या करूंगा, अंदर थोड़ा 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 घुसाऊंगा अपना टूल के अंदर, इंसर्ट करूंगा, तो ये हो गया ग्रूविंग, ग्रूव उसमें बना दिया, ठीक है। उसके बाद थ्रेड कटिंग, अगर इसमें थ्रेड कटिंग करने का है तो ये घूम रहा है, तो क्या करते हैं, ऑटो टूल आता है वो इस पे रखता है, धीरे 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 इसके ऊपर ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल करता है, तो इस पे कैसे ऐसी ऐसी लकीरें बन जाएगी, लाइंस बन जाएगी, तो इसको बोलते हैं अपन थ्रेडिंग, थ्रेडिंग। ठीक है। उसके बाद पार्टिंग ऑफ, सॉरी बोरिंग, बोरिंग मतलब अगर इसके अंदर गड्ढा करने का है, ऐसे गड्ढा नहीं होता इसके अंदर, ये ऐसे से घूमते रहेंगे तो अपना गड्ढा नहीं कर सकते, ये ऐसे घूमने वाली चीज है, ऐसा गड्ढा करना है एक्सिस के ऊपर, तो अपन क्या करते हैं, टूल टेप को उस पे लगा के अंदर इंसर्ट करते हैं, जैसे जैसे ये अंदर जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, एक्सिस के अलावा गड्ढा हो जाएगा, गड्ढा उसका रोटेटर एक्सिस है, उसके अलावा अपना ड्रिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्टिंग ऑफ, पार्टिंग ऑफ बने तो उसको तोड़ने का है, तो एक टूल डालूंगा, जैसे तुमने ग्रूव बनाया, उस ग्रूव को कंप्लीट काट दूंगा, धीरे 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 इसको तोड़ ही दूंगा, तो उसको बोलते हैं पार्टिंग ऑफ, समझ में आ गया, ये इसके अंदर काम होता है, ठीक है। अभी अपन सीएनसी मिलिंग को बता रहे हैं, सीएनसी मिलिंग को बताने के लिए दूसरा टॉपिक लेना, ठीक है। वो रोटेशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करने के ऊपर ये मशीन काम करती है, ठीक है। अब मिलिंग मशीन पे रोटेशनल ऑब्जेक्ट काम नहीं करते, यहाँ प्लेन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्लेन ऑब्जेक्ट जो अपने प्लेन इसके ऊपर काम करते हैं, ओके। तो सबसे पहले कटिंग एंड शेपिंग का काम नहीं करता है, प्राइमरी फंक्शन बेसिक ऑपरेशन उसका है फेस मिलिंग, फेस मिलिंग मतलब उसका क्या रहता है, इसका जो ऊपर का फेस है उसके ऊपर मिलिंग करना है, यानी इसको चमकाना है, धीरे 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 उसका पूरा रस्ट अपन ने हटा दिया, टूल घूम रहा है अपना, गोल वाला टूल रहता है, उसको घुमा रहे हैं अपन ऐसा ऊपर से, वर्टिकल है ना, वर्टिकल है, घूम रहा है, और यहाँ से पूरा साफ कर दिया, ये हो गया फेस। अभी क्या बोल रहा है, एंड मिलिंग, एंड मिलिंग बोले तो एक ऐसा टूल रहता है जो यहाँ से घूमेगा, तो इसका जो एंड का पोर्शन है इसको वो क्या करेगा मशीन, तो इसको क्या बोलेंगे, एंड मिलिंग। मिल करना बोले तो क्या होता है, मैच करना, मिलिंग बोले तो मैच करना, ठीक है। उसके बाद स्लॉटिंग, स्लॉटिंग बोले तो अगर आपको स्लॉट गिराना है इधर, ठीक है, कहीं भी, ठीक है, उसको स्लॉटिंग बोलेंगे, ड्रिलिंग, ठीक है। उसके बाद काउंटर मिलिंग, काउंटर मिलिंग यानी अगर आपको कहीं पे अंदर से ऐसा स्लॉट पॉकेट वॉकेट बनाना है तो उसमें हो सकता है। उसके बाद चैम्परिंग, चैम्परिंग बोले तो बताया था मैंने, इसके एज को क्या करना, स्मूथ करना, स्मूथ कर देना, उसको बोलते हैं चैम्परिंग, ये सब इसमें होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें अपन 2 3 4 से एक्सिस पकड़ते हैं, इसमें 3 एक्सिस वाला भी रहता है और रोटेशनल एक्सिस भी इसमें आ सकती है मिलिंग, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑपरेशन में होता है, सिंपल ऑपरेशन, डिपेंड कर रहा है आप कौन से टाइप की मिलिंग मशीन खरीदे, और इसमें कोई भी चीज नहीं, इसमें एक्स वाई 2 ही एक्सिस में टूल रोटेट करेगा, इसमें रोटेशनल एक्सिस नहीं रहती टूल रोटेट करने, ये सिंपल है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम कर सकता है। और ड्रिलिंग भी सिंपल है, ड्रिलिंग में भी क्या है, यहाँ गड्ढा करना है, यहाँ जाएगा, यहाँ गड्ढा करना है तो यहाँ जाएगा, बस हो गया, वो बीच में कुछ भी काम नहीं करेगा। तो यह जो ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग बोले तो पूरा आर पार गड्ढा करना, उसको बोलेंगे ड्रिलिंग। रीमिंग मतलब क्या होता है, जो तुमने गड्ढा किया है उसको अगर अंदर से बिल्कुल फिनिश करना है, स्मूथ करना है, तो वो ड्रिलिंग का बिट निकाल के एक जो अपन ग्राइंडिंग का बिट रहता है ना वो लगाते हैं, और जो गड्ढा ऑलरेडी किया है अपने उसको एक तो उसकी साइज बढ़ाते हैं या उसका फिनिश बढ़ाते हैं अंदर से, उसको बोलते हैं रीमिंग, क्या बोलेंगे, रीमिंग। उसके बाद आता है टैपिंग, टैपिंग मतलब अगर तुमने उसमें गड्ढा किया है और अंदर से तुमको थ्रेड बनाना है, क्या करना है, थ्रेड, तो एक थ्रेड मेकिंग टूल आता है, वो गोल गोल अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा, तो अंदर में क्या बन जाएंगे, थ्रेड बन जाएंगे, थ्रेड कट देंगे, जैसे तुमने गोल वाले इस पे किया था ना थ्रेड, वैसे वो अंदर से थ्रेड बनाएगा, ठीक है। उसके बाद काउंटर बोरिंग, काउंटर बोरिंग यानी क्या होता है कि अगर तुमको स्टेप में गड्ढा करना है, यानी ऊपर में थोड़ा बड़ा साइज चाहिए, अंदर में थोड़ा गड्ढे का साइज छोटा चाहिए, यानी ऊपर वाला 10 mm थोड़ा और अंदर में फिर से 5 mm का गड्ढा चाहिए, स्टेप पे बोरिंग होती है थोड़ा, जैसे तुमने बोरिंग बता से देखा होगा ना, तुम्हारे घर में अगर बोरिंग हो रही है नीचे ग्राउंड वाटर खींचने के लिए बोरिंग होती है, तो सबसे पहले बड़ा टूल डालते हैं, 8 इंच का गड्ढा है, 8 इंच का गड्ढा 30 फुट तक वो करता है, उसके बाद नीचे में 5 इंच का गड्ढा करता है, यानी टूल चेंज कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि ऊपर में जो बड़ी बड़ी मिट्टी रहती है ना उसको सपोर्ट देने के लिए, या जो रेती वाली मिट्टी रहती है उसको सपोर्ट देने के लिए बड़ा गड्ढा होना, फिर उसके बाद में वो सपोर्टिंग एलिमेंट डालता है। नीचे में मिट्टी नहीं रहती, रेती के नीचे में तो छोटा गड्ढे में काम हो जाता है, तो उसको स्टेप बोरिंग बोलते हैं, बड़ा गड्ढा छोटा गड्ढा छोटा गड्ढा, यानी स्टेप में बड़ा स्टेप स्टेप, समझ में आ गया अभी, स्टेप बोरिंग यानी साइज थोड़ी कम हो रही है या बढ़ती हुई जा रही है, इसलिए उसका बोलते हैं काउंटर बोरिंग या स्टेप बोरिंग, ठीक है। काउंटर सिंकिंग मतलब क्या होता है, काउंटर सिंकिंग मतलब जब आपको यहाँ नट फिट करना हो,
नट का हेड एक रहता है ऊपर से, वो अगर अपने फिट किया तो अपने सरफेस पर लटकता है ना, ठीक है ना। मान लो उसका हेड है, स्क्रू का एक चपटा हेड रहता है, वो यहाँ पूरा लेवल तक उसको मैच करवाना है पूरा स्मूथ, तो अपने को यहाँ उस हेड को जाने का बड़ा सा गड्ढा करना पड़ेगा। कोनिकल स्क्रू कैसे रहता है, कोनिकल रहता है, नीचे में थ्रेड रहते हैं, तो ये कोनिकल पोर्शन इतना अंदर में जाने के लिए कोनिकल गड्ढा करना पड़ेगा, तब जाके वो बिल्कुल सरफेस से क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं काउंटर सिंक। ओके, तो ये अपन वर्क उस पे करते हैं। ओके, तो इस तरह के अपने क्लासिफिकेशन है जिसमें आपको बताया गया है कि ऐसे होता है, ठीक है। अभी मैं एक क्लासिफिकेशन लेता हूँ, कोई भी एक मशीन उठाता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये मशीन उठाई, मिलिंग मशीन, ठीक है। अभी जितने भी क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग से किए उसको यहाँ जोड़ देगा। पहला ओपन लूप, क्लोज लूप, तो ये क्लोज लूप है, ठीक है। दूसरा क्या था, एक था स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट, स्ट्रेट एंड कंटिन्यूअस। मिलिंग किसमें आती है, कंटिन्यूअस, ठीक है। ओके, उसके बाद तीसरा क्या था अपना क्लासिफिकेशन कि प्रोग्राम कौन सा है, एब्सोल्यूट या इंक्रीमेंटल। तो इसमें इंक्रीमेंटल, सॉरी इसमें इंक्रीमेंटल नहीं लेंगे, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल को देखेंगे कि प्रोग्राम कैसा इसमें रन होगा। सब प्रोग्राम है तो इंक्रीमेंटल लेंगे, नहीं तो एब्सोल्यूट पे इसका काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद टूल का पोजीशन कैसे कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, टूल का मोशन चौथे में वही था। हाँ, ये वाला एक्सिस, वो मिलिंग मशीन कौन सा एक्सिस में आती है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ 4 and 5, 4 5, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मिलिंग इसमें भी आती है, उसमें भी आ सकती है, ठीक है ना। सिंपल ऑपरेशन है तो मिलिंग इसमें भी आ सकती है, जिसमें आपने को रोटेशनल मोशन नहीं चाहिए। अगर आपको रोटेशनल मोशन चाहिए, कॉर्ड सर्फेस चाहिए, तो एक हेवी मिलिंग इसमें आती है जो इसमें आ सकती है, चारों बार, ठीक है। इसलिए यहाँ आपने बोला है कॉम्प्लेक्स मिलिंग, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसमें आ रही है उसमें आ रही है, तो डिपेंड कर रहा है कि आपकी मिलिंग कैसी। फिलहाल अपन ये समझ के चलते हैं, अपन हाई हेवी ड्यूटी मिलिंग खरीदे है जिसमें आपने को नंबर ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं, तो इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और एट लास्ट अपन ने क्या बोले कि वो कौन से एप्लीकेशन के काम में आ रहा है, ठीक है। तो एक ही मशीन आपकी ये सभी क्लासिफिकेशन में एक उठाती है, यानी ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। तो क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं कि बहुत सारी मशीन्स है सीएनसी, तो उन मशीन में से ये किस कैटेगरी में जाएंगी, ठीक है ना। तुमको अगर 100 मिलिंग मशीन का मैंने एप्लीकेशन दे दिया कि देखो ये 100 प्रकार की मिलिंग मशीन है और इनको क्लासिफाइड करके दो, तो 100 तरह की मिलिंग मशीन अगर तुमको बोला गया तो बताओ इसमें से 2 एक्सिस पे काम करने वाली मिलिंग मशीन कितनी है, तो 100 में से तुम क्या बोलोगे, सर ये 40 जो मिलिंग मशीन है ना वो 2 एक्सिस पे काम करती है, बराबर है। उस पे अगर मैंने बोला कि कौन सी मिलिंग मशीन पॉइंट टू पॉइंट काम कर रही है, सर ये 100 मशीन में से ये जो 10 मशीन है ये पॉइंट टू पॉइंट ही ट्रैवल करती है। वेल्डिंग मशीन सिंपल वाली, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड वेल्डिंग मशीन चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड वेल्डिंग मारना है तो वो ज्यादा एक्सिस पे काम करेगी, इस तरह से समझ में आया आपको। तो दिस इज अ सिंपल क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन आपको लिखना है 1 by 1, अगर 4 मार्क का आता है। 5 टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ सीएनसी मशीन, ए अकॉर्डिंग टू, बी अकॉर्डिंग टू, सी अकॉर्डिंग टू उसके पॉइंट्स। अगर उसने पूछा कि एक्सप्लेन अ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन, कि बताओ ओपन लूप क्लोज लूप कैसा होता है, तो ओपन लूप की डायग्राम, क्लोज लूप की डायग्राम, या उनको एक्सप्लेन करो या उनका डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस बताओ, एक्सप्लेन पूछा तो डायग्राम करके उसके पॉइंट्स लिखो, ठीक है, समझ में आएगा। ओके, दिस इज इनफ फॉर टुडेस क्लास, और बाकी का जो क्वेश्चन है वो अपन बाद में